गुड मॉर्निंग, राधे राधे मेरे प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप सब? हम उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आपकी पढ़ाई लिखाई अच्छे से चल रही होगी। तो चलिए आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं मेरे प्यारे भाई बहन। कहाँ तक पढ़ा लिखा था लास्ट लेक्चर में भाई, आप बता दीजिएगा। भाषा अर्जन को प्रभावित करने वाले कारक हो गए थे कि नहीं हुए थे? भाषा अर्जन को प्रभावित करने वाले कारक हो चुके थे अगर पिछले लेक्चर में, तो हम लोग आगे बढ़े। चलिए आज हम लोग देखेंगे शिक्षण विधियां। क्या देखेंगे बेटा? शिक्षण विधियां। शिक्षण की कौन कौन सी विधियां हैं? शिक्षण विधियां। शिक्षण विधियां देखने से पहले हम लोग चलेंगे कहां पे? शिक्षण की तरफ चलेंगे। मेरे प्यारे बच्चे, अगर आपसे कहा जाए शिक्षा, क्या कहा जाए? शिक्षा। ये शिक्षा शब्द किससे बना है? शिक्षा शब्द किससे बना है? तो हम उम्मीद करेंगे हमारे सभी बच्चे बता देंगे। शिक्षा शब्द किससे बना है? तो आपका आंसर होगा इस शिक्ष धातु से बना है। किस धातु से बना है भाई? शिक्षा शब्द हमारा किस धातु से बना है? शिक्ष धातु से बना है। किस धातु से बना है? तो आपका आंसर होगा इस शिक्ष धातु से बना है। इस शिक्षा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कहां पे किया गया? शिक्षा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कहां पे किया गया? तो जल्दी से आंसर करके बताएं। शिक्षा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, शिक्षा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग प्रयोग वैदिक काल में हुआ। शिक्षा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कहां पे हुआ था भाई? तो वैदिक काल में हुआ था, जहां पर गुरु का अर्थ क्या बताया गया था बेटा? जहां पे गुरु का अर्थ क्या बताया गया था? अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला। अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला। प्रकाश की ओर ले जाने वाला। कहां से कहां ले जाता है बेटा? जो अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाता है उसे वहां पे वैदिक काल में क्या कहा जाता था? गुरु कहा जाता था। एक कहावत आपने सुना होगा, शिक्षक एक स्वयं दीपक होता है, जो जल कर क्या देता है बेटा? प्रकाश देता है। उस प्रकाश में बहुत सारे शिक्षार्थी क्या होते हैं? शिक्षित हो जाते हैं। एक यहाँ पे परिभाषा है, शिक्षक शब्दों का प्रयोग, शिक्षक शब्दों का प्रयोग शिक्षक शब्दों का प्रयोग शिक्षक नहीं बेटा, यहाँ पे केवल शिक्षा। शिक्षा शब्दों का प्रयोग
उन सब परिवर्तनों को व्यक्त करने के लिए, उन सब परिवर्तनों को व्यक्त करने के लिए शिक्षा शब्दों का प्रयोग उन सब परिवर्तनों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है, करने के लिए किया जाता है, किया जाता है, जो किया जाता है जो एक व्यक्ति के जीवन काल में होते हैं, जो एक व्यक्ति के जीवन काल में होते हैं, जीवन काल में होते हैं। एक किसकी परिभाषा है बेटा? एक किसके द्वारा दी गई परिभाषा है? तो मेरे प्यारे बच्चे, ये परिभाषा दिया किसने था? डगलस एवं हॉलैंड ने दिया था। किसने दिया था भाई? ये परिभाषा डगलस एवं हॉलैंड की है। डगलस एवं हॉलैंड के द्वारा दी गई परिभाषा है। किसके द्वारा दी गई है बेटा? शिक्षा पे डगलस एवं हॉलैंड के द्वारा दी गई परिभाषा है। नोट हो गया? अगली एक परिभाषा नोट करिएगा। नेक्स्ट एक परिभाषा नोट करिएगा। वर्तमान समय में वर्तमान समय में वर्तमान समय में शिक्षण से तात्पर्य यह नहीं है कि शिक्षण से तात्पर्य यह नहीं है कि शिक्षण से तात्पर्य यह नहीं है कि बालक के मस्तिष्क को बालक के मस्तिष्क को थोथे बालक के मस्तिष्क को थोथे अव्यावहारिक ज्ञान से भर दिया जाए, अव्यावहारिक ज्ञान से भर दिया जाए। ये किसके द्वारा दी गई परिभाषा है भाई? तो आप बताएंगे ये परिभाषा किसने दिया था? तो जल्दी से मेरे प्यारे बच्चे, अगर आपको पता है तो कमेंट करके बता दो किसने ये परिभाषा दिया था। इस परिभाषा को देने वाले थे बेटा डॉक्टर माथुर। कौन दिया था? इस परिभाषा को दिया था डॉक्टर माथुर। तो मेरे प्यारे बच्चे, अगले पॉइंट पे आ जाओ। शिक्षण। शिक्षण शिक्षण का अर्थ क्या होता है? यहाँ पे एक प्रश्न आपके सामने आता है, शिक्षण का अर्थ क्या होता है? तो मेरे प्यारे बच्चे, अगर आपसे कोई पूछता है शिक्षण का अर्थ, तो आप क्या बताओगे? शिक्षण का अर्थ क्या होता है? तो जल्दी से मेरे प्यारे बच्चे बता दें।
बालक को ऐसे अवसर प्रदान किए जाए, बालक को ऐसे अवसर प्रदान किए जाएं, ऐसे अवसर प्रदान किए जाएं बालक को ऐसे अवसर प्रदान किए जाएं जिससे बालक जिससे बालक किसके अनुसार बेटा, प्रकृति के अनुरूप बालक अपनी अवस्था अपनी अवस्था एवं प्रकृति बालक अपनी अवस्था एवं अनुरूप प्रकृति के अनुरूप अपनी समस्याओं का अपनी समस्याओं का समस्याओं का हल प्राप्त कर सके, हल प्राप्त कर सके, ये आपके शिक्षण है बेटा। शिक्षा किसकी बात करते हैं बेटा, शिक्षा की प्रक्रिया में जो व्यवहार, शिक्षा की प्रक्रिया में जो व्यवहार अध्यापक द्वारा किया जाता है, शिक्षा की प्रक्रिया में जो व्यवहार अध्यापक द्वारा किया जाता है वह शिक्षण कहलाता है। अध्यापक द्वारा किया जाता है वह शिक्षण कहलाता है। शिक्षण क्या है बेटा, शिक्षा की प्रक्रिया में जो व्यवहार अध्यापक के द्वारा किया जाता है वही क्या कहलाता है, शिक्षण कहलाता है। और शिक्षा की इस प्रक्रिया में जो बालक के द्वारा किया जाता है बेटा वह क्या कहलाता है, बालक के द्वारा किया गया व्यवहार क्या कहलाता है, तो उसी को हम क्या कह देते हैं बेटा, अधिगम कह देते हैं। क्या कह देते हैं, अधिगम कह देते हैं। जो बालक के द्वारा किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, अधिगम कहते हैं। नोट हो गया। आ जाओ अगले पॉइंट पे भाई। शिक्षण, शिक्षण का अर्थ क्या है आपका मेरे प्यारे बच्चे, शिक्षण का मतलब यहाँ पे क्या है, सीखना या सिखाना। तो बताओ शिक्षण क्या होता है, तो आप बताएंगे सिखाना। सिखाना ही क्या कहलाता है, हमारा शिक्षण कहलाता है। ये किसके द्वारा किया जाता है, अध्यापक या अध्यापिका के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है बेटा, अध्यापक या अध्यापिका के द्वारा ये किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, अध्यापक या अध्यापिका के द्वारा किया जाता है। दूसरे नंबर पे आता है आपका अधिगम। अधिगम कौन करता है बेटा,
अधिगम का अर्थ क्या होता है? अधिगम का अर्थ होता है सीखना। क्या होता है बेटा? सीखना। ये सीखता कौन है? या तो आपका बालक सीखेगा या तो बालिका सीखेगी। कौन सीखता है? बालक या बालिका। कौन सीखेगा? बालक या बालिका। इसके अलावा एक तीसरा पॉइंट होता है विधि। कौन सा पॉइंट होता है? विधि। बेटा इसकी कौन कौन सी विधियां होती हैं? विधि को हम क्या कहते हैं? तरीका कहते हैं। क्या कहते हैं? विधि को हम तरीका कहते हैं। तरीका को और क्या कह सकते हैं? मोड कहते हैं। मोड को हम और क्या कह सकते हैं? माध्यम कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? माध्यम कह सकते हैं। अब देखो बेटा इस शिक्षण में कौन से घटक आते हैं? शिक्षण में आपको देखने को मिलेगा, एक आपको कैसा व्यक्ति मिल रहा है? अनुभवी व्यक्ति मिल रहा है। एक दूसरा कौन सा मिल रहा है? कम अनुभवी मिल रहे हैं। अब ये दो पॉइंट जरा ध्यान से देखना। शिक्षण के अंतर्गत एक व्यक्ति आपको क्या मिला है? अनुभवी मिला है। तो अनुभवी कौन होगा? अनुभवी कौन होगा और कम अनुभवी कौन होगा? तो यहाँ पे शिक्षण की प्रक्रिया में अनुभवी से कम अनुभवी की ओर अग्रसर होते हैं हम। कहां से होते हैं? अनुभवी से कम अनुभवी की तरफ हम अग्रसर होते हैं। तो अनुभवी कौन होता है आपका? तो आप बताएंगे शिक्षक होता है। कौन होता है बेटा? शिक्षक होता है। और कम अनुभवी कौन होता है? तो आपका विद्यार्थी, जिसे हम शिक्षार्थी कहते हैं। शिक्षा का विद्यार्थी या शिक्षार्थी। ये कहां से कैसे चलती है बेटा? इसकी जो प्रक्रिया होती है ये अनुभवी से कम अनुभवी की तरफ आती है। किसकी तरफ आती है? कम अनुभवी की तरफ आती है। अब अनुभवी के अंतर्गत अनुभवी के अंदर क्या क्या मिलेगा? अनुभवी के अंदर आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी। इसे किसकी प्राप्ति होगी? इसके पास ज्ञान होगा। ज्ञान के अतिरिक्त इसके पास अनुभव होगा। क्या होगा बेटा? ज्ञान होगा। ज्ञान के साथ साथ और क्या होगा? अनुभव होगा। अनुभव के अलावा और क्या होगा? जानकारी होगी। क्या होगा? जानकारी होगी। तभी ये अनुभवी व्यक्ति क्या करेगा? कम अनुभवी व्यक्ति को क्या दे पाएगा? ज्ञान दे पाएगा। अब इस ज्ञान के कितने घटक होते हैं भाई? इस ज्ञान के कितने घटक होते हैं? तो अगर आपसे पूछा जाए ज्ञान के कितने घटक होते हैं तो आप बताएंगे ज्ञान के 3 घटक होते हैं। ये 3 घटक हैं कौन कौन से? इस ज्ञान के 3 घटक कौन कौन से होते हैं? तो जल्दी से आंसर करके बताएं। एक तो हमारा क्या होता है? शिक्षण सिद्धांत होता है। क्या होता है बेटा? एक हमारा शिक्षण सिद्धांत है। शिक्षण सिद्धांत है। दूसरा घटक कौन सा है? तो आप बताएंगे शिक्षण सूत्र है। कौन सा घटक है? शिक्षण सूत्र है। और तीसरा घटक आप जल्दी से आंसर करके बता दीजिए। तीसरा घटक इस शिक्षण में क्या होता है? तो आप बताएंगे सहायक सामग्री। कौन सा घटक है भाई? तीसरा घटक हमारा क्या है? सहायक सामग्री। एक ज्ञान के 3 घटक। ज्ञान जो अर्जित करना होता है हमें, जो हम ज्ञान अर्जित करते हैं 3 तरह से कर सकते हैं। ज्ञान को अर्जित करने के लिए जो माध्यम अपनाए जाते हैं वो कौन से हैं? एक शिक्षण सिद्धांत है, दूसरा शिक्षण सूत्र है, तीसरा सहायक सामग्री है। इसका शिक्षक कैसे प्रयोग करता है? तो भैया आप याद रखिएगा, शिक्षण पूछा जाता है कैसी आयामी प्रक्रिया है। 1 आयामी, 2 आयामी, 3 आयामी। इस शिक्षण जो है कैसी प्रक्रिया है? तो मेरे प्यारे बच्चे यहां पे नोट करिएगा, शिक्षण एक त्रियामी प्रक्रिया है।
शिक्षण एक त्रिआयामी प्रक्रिया है। शिक्षण एक त्रिआयामी प्रक्रिया है। अगली हेडिंग बनाएंगे हमारे बच्चे शिक्षण विधि। शिक्षण विधि, ये शिक्षण विधि क्या होती है? शिक्षण विधि क्या होती है? शिक्षण को सफल बनाने के लिए शिक्षण को सफल बनाने के लिए शिक्षण को सफल बनाने के लिए शिक्षक जिन विधि या युक्तियों का जिन विधि या युक्तियों का सहारा लेता है, युक्तियों का सहारा लेता है, सहारा लेता है, उसे शिक्षण विधि कहते हैं। तरीका, मोड या माध्यम जिसे हमने पहले भी आपको बताया था बेटा। जॉन एडम्स के अनुसार जॉन एडम्स के अनुसार जॉन एडम्स क्या कहते हैं? शिक्षण को एक ऐसी प्रक्रिया है, एक मुखी है या दो मुखी है। जॉन एडम्स के अनुसार शिक्षण द्विमुखी प्रक्रिया है। द्विमुखी प्रक्रिया की बात करते हैं तो इसमें कौन कौन दो मुख होते हैं बेटा? इनके अनुसार एक तो आपका कौन होता है? शिक्षक होता है। दूसरा कौन सा होता है? शिक्षार्थी होता है या विद्यार्थी होता है। शिक्षक और शिक्षार्थी, ये दो मुखी प्रक्रिया इन्होंने बताया है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, अगले विद्वान हैं नेक्स्ट विद्वान जॉन डीवी के अनुसार। किसके अनुसार? जॉन डीवी के अनुसार जॉन डीवी की क्या कहते हैं बेटा? शिक्षण त्रिमुखी प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? शिक्षण त्रिमुखी प्रक्रिया है। अब त्रिमुखी प्रक्रिया की बात करते हैं तो तीन मुख यहां पे कौन कौन से? तीन व्यक्ति कौन कौन से? ये कहते हैं भैया, एक तो आपका शिक्षक होगा ही होगा। दूसरा कौन सा होगा? शिक्षार्थी भी होगा। क्या होगा? शिक्षार्थी भी होगा। और तीसरा इसमें शामिल इन्होंने किया है पाठ्यक्रम को। जो आपका सिलेबस होता है बेटा, उसको इन्होंने शामिल कर दिया। यहां पे तीन मुखी प्रक्रिया मिल गई। कितनी मुखी प्रक्रिया मिल गई भाई?
तीन मुखी प्रक्रिया मिल गई। अब मेरे प्यारे बच्चे, स्मिथ और टॉलमैन के अनुसार, किसके अनुसार? स्मिथ और टॉलमैन के अनुसार स्मिथ और टॉलमैन के अनुसार स्मिथ और टॉलमैन भी क्या मानते हैं बेटा? इस कौन सी प्रक्रिया मानते हैं? इसके तीन चर मानते हैं। शिक्षण के तीन चर मानते हैं। क्या मानते हैं? शिक्षण के तीन चर मानते हैं। ये तीन चर कौन कौन से होते हैं? इनके तीन चर कौन से हैं? स्वतंत्र चर। कौन सा चर? एक इन्होंने माना है स्वतंत्र चर। स्वतंत्र चर के अंतर्गत कौन आता है? दूसरा इन्होंने क्या माना है भाई? आश्रित चर या परतंत्र चर। परतंत्र चर। परतंत्र का अर्थ होता है अधीन बेटा, इसी को हम और क्या कह सकते हैं? आश्रित चर। इस आश्रित चर के अंतर्गत कौन आता है? स्वतंत्र चर मिल गया, परतंत्र चर मिल गया। तीसरा है आपका मध्यम चर। कौन सा चर? मध्यम चर। केवल इन्होंने शब्दों का हेर फेर कर दिया है बेटा। क्या कर दिया है? शब्दों का हेर फेर कर दिया है। इन्होंने तीसरा चर क्या मान लिया? मध्यस्थ चर। मध्यम चर नहीं बेटा, मध्यस्थ चर। इन्होंने तीसरा चर कौन सा माना? मध्यस्थ चर मान लिया। इस मध्यस्थ चर को क्या कहा जाता है भाई? इस मध्यस्थ चर को क्या कहा जाता है? ये तीन प्रकार के चर आपको मिले हैं। स्वतंत्र चर के अंतर्गत कौन आता है? तो आप बताएंगे स्वतंत्र चर में हमारा शिक्षक होता है। क्या होता है? शिक्षक होता है। और परतंत्र चर या आश्रित चर कौन होता है? तो आपका आंसर होगा शिक्षार्थी होगा। क्या होगा बेटा? शिक्षार्थी होगा। इन्होंने मध्यस्थ चर के अंतर्गत किसको रखा? इन्होंने मध्यस्थ चर के अंतर्गत किसको रखा? इन्होंने मध्यस्थ चर के अंतर्गत एक तो पाठ्यक्रम को रखा है। किसको रखा है बेटा? पाठ्यक्रम को रखा है, या इसी को हम पाठ्य वस्तु कह देते हैं। क्या कह देते हैं? पाठ्य वस्तु कह देते हैं। पाठ्य वस्तु के अतिरिक्त इन्होंने इसका तीसरा जो नाम यहाँ पे ले आया, इन्होंने क्या लाया था? उस शिक्षण की विधियों को लाया था। क्या लाया था भाई? शिक्षण विधियां लाया था इन्होंने। शिक्षण विधियों को इन्होंने शामिल किया था। एक किसने शामिल किया था? स्मिथ और टॉलमैन। किसने भाई? स्मिथ और टॉलमैन ने। अब अगर आपसे कोई पूछे शिक्षण के कितने प्रकार हैं, अगर आपसे पूछा जाए शिक्षण के कितने प्रकार होते हैं, तो हम उम्मीद करेंगे हमारे बच्चे बता देंगे। शिक्षण के प्रकार। अगर आपसे पूछ लिया जाए शिक्षण के प्रकार, तो हम उम्मीद करके बैठे हैं तो हमारे बच्चे बताएंगे शिक्षण के प्रकार। आप लोगों ने बीएस ब्लूम का नाम सुना होगा। किसका नाम? वीएस ब्लूम का नाम सुना होगा। वीएस ब्लूम, इनकी एक पुस्तक आती बेटा, शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण। क्या आती है? शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण। शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण, ये इनकी पुस्तक का नाम है बेटा।
बीएस ब्लूम की पुस्तक है शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण। इस पुस्तक में इन्होंने शैक्षिक उद्देश्यों को 3 वर्ग बनाए हैं। कितने वर्ग बनाए हैं? शैक्षिक उद्देश्य के कितने वर्ग बताए हैं? इन्होंने 3 वर्ग बताए हैं। ये 3 वर्ग कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है ज्ञानात्मक पक्ष का उद्देश्य। किसका उद्देश्य बेटा? ज्ञानात्मक पक्ष का उद्देश्य। दूसरा कौन सा है? तो आप बताएंगे भावात्मक पक्ष का उद्देश्य। कौन सा है भाई? भावात्मक पक्ष। और तीसरा कौन सा है? तो आप बताएंगे क्रियात्मक पक्ष का उद्देश्य। किस पक्ष का उद्देश्य भाई? क्रियात्मक पक्ष का उद्देश्य। अब देखो बेटा, ज्ञानात्मक पक्ष का उद्देश्य किसके अंतर्गत? तो ब्लूम के अनुसार। भावात्मक पक्ष कौन कहता है? कर्थवाल कहते हैं। और क्रियात्मक पक्ष कौन कहता है भाई? सिम्पसन कहते हैं। इन्हीं के अनुसार कुछ शिक्षण की परिभाषाएं हम देखेंगे। क्या देखेंगे? कुछ शिक्षण की परिभाषाएं देखेंगे। चलो आ जाओ भाई, पहली हेडिंग बनाइएगा शिक्षण की परिभाषा में। शिक्षण की परिभाषा अलग अलग विद्वानों ने दिया है बेटा इसकी परिभाषा। शिक्षण की परिभाषा तो अलग अलग विद्वान अलग अलग इसकी परिभाषा देते हैं। सबसे पहले विद्वान का नाम यहाँ पे हम लोग लेके आ रहे हैं स्मिथ के अनुसार। किसके अनुसार बेटा? स्मिथ जी शिक्षण के विषय में क्या कहते हैं? स्मिथ के अनुसार। स्मिथ के अनुसार। किसके अनुसार भाई? स्मिथ के अनुसार। स्मिथ महोदय क्या कहते हैं? शिक्षण उद्देश्य केंद्रित क्रिया है। शिक्षण उद्देश्य केंद्रित क्रिया है। केंद्रित क्रिया है। ये ऐसा कौन कह रहे हैं भैया? स्मिथ महोदय कह रहे हैं। अगले विद्वान को आइए देख लेते हैं। थाइन के अनुसार। थाइन के अनुसार ये थाइन महोदय क्या कहते हैं बेटा? थाइन महोदय कहते हैं अधिगम में वृद्धि करना ही शिक्षण है। किसमें वृद्धि करना? सीखने में ही वृद्धि करना शिक्षण है। अधिगम में वृद्धि करना, अधिगम में वृद्धि करना शिक्षण है। अधिगम में वृद्धि करना शिक्षण है। नेक्स्ट बेटा, जॉन लॉक के अनुसार। जॉन लॉक के अनुसार जॉन लॉक महोदय क्या कहते हैं बेटा शिक्षण के विषय में? ये कहते हैं बालक का मस्तिष्क कोरे कागज के समान होता है। बालक का मस्तिष्क कोरे कागज के समान होता है। कोरे कागज के समान होता है। अगर कोरा कागज है तो उस पर हम कभी भी कुछ भी लिख सकते हैं बेटा। तो बालक का मस्तिष्क भी इन्होंने माना है कोरे कागज के समान होता है।
प्लेटो के अनुसार, प्लेटो के अनुसार प्लेटो के अनुसार प्लेटो महोदय क्या कहते हैं, बालक क्या होता है, बालक का मस्तिष्क कोरी स्लेट के समान होता है। बालक का मस्तिष्क, बालक का मस्तिष्क कोरी स्लेट के समान होता है। कोरी स्लेट से आशय है जिसपे आप लिखते हो, चाक से लिखने वाला जो स्लेट होता है बेटा, उस पे लिखते हैं और मिटाते रहते हैं। रूसो के अनुसार, रूसो महोदय क्या कहते हैं भाई, रूसो के अनुसार रूसो के अनुसार रूसो महोदय हमारे कहते हैं बालक का मन कोरे कागज के समान होता है। बालक का मन, बालक का मन कोरे कागज के समान होता है। यहाँ पे मस्तिष्क है, यहाँ पे मन है, याद रखिएगा। बालक का मन कोरे कागज के समान होता है, कोरे कागज के समान होता है। जैक्सन के अनुसार, जैक्सन महोदय क्या कहते हैं, जैक्सन के अनुसार जैक्सन महोदय हमारे बड़ी ही तर्कपूर्ण परिभाषा देते हैं इसकी। शिक्षण वह प्रक्रिया है, शिक्षण वह प्रक्रिया है शिक्षण वह प्रक्रिया है जिसमें एक परिपक्व व्यक्ति, जिसमें एक परिपक्व व्यक्ति, एक परिपक्व व्यक्ति दूसरे, एक परिपक्व व्यक्ति दूसरे अपरिपक्व व्यक्ति को, अपरिपक्व व्यक्ति को अंतःक्रिया, अपरिपक्व व्यक्ति को अंतःक्रिया के माध्यम से, अंतःक्रिया के माध्यम से सिखाने का कार्य करता है, सिखाने का कार्य करता है, सिखाने का कार्य करता है। कैसा व्यक्ति भाई, एक परिपक्व व्यक्ति वो अपरिपक्व व्यक्ति को जो सिखाने का प्रयास करता है उसी को क्या कहा जाता है भाई, तो आप बताएंगे उसी को जैक्सन महोदय ने क्या कहा है, शिक्षण कहा है। नेक्स्ट हेडिंग बनाइएगा भाई, शिक्षण की प्रकृति एवं विशेषताएं। शिक्षण की प्रकृति एवं विशेषताएं। शिक्षण की प्रकृति कैसी होती है, इसकी कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं बेटा, इसकी चर्चा हम लोग करेंगे कल। शिक्षण की कौन कौन सी प्रकृति है, इसकी कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, इसकी चर्चा हम लोग करेंगे
कल। तो आज के लिए मेरे प्यारे बच्चों बस इतना ही, दीजिए हमें इजाजत। जय हिंद, जय भारत। इसकी पीडीएफ आप लोगों को मिल जाती है कि नहीं भाई, कमेंट करके जरा बता दो। बोलो भाई, इसकी पीडीएफ मिल जा रही है आप लोगों को कि नहीं? जल्दी से आंसर करके बताएं।